हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं दिनेश चौधरी। पिछली क्लास में अपन ने पशुओं में होने वाले विभिन्न रोगों के बारे में पढ़ा था, जिनमें बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था, वायरस द्वारा होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा था, और उसके अतिरिक्त अपन ने पढ़ा था कि जो प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके अतिरिक्त जन्मजात होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा और विभिन्न उपापचय क्रियाओं के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में अपन ने चर्चा की और उनके लगने वाले जो टीके थे उनके बारे में अपन ने पढ़ा और उनके जो विभिन्न लक्षण होते हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ा। कौन सा रोग पशु के लिए कौन से कैसे जो घातक होता है उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करेंगे जो पशुओं के लिए जनरल मेडिसिन होती है, कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग अपन पशुओं के लिए करते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। भाई अपन औषधियों का प्रयोग करके क्या है, रोगों की रोकथाम प्राथमिक उपचार अपन कर सकते हैं, तो उन औषधियों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज अपन पशुओं की औषधियाँ। देखो, औषधियों का मतलब क्या है कि कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोक देती हैं, कुछ औषधियाँ ऐसी होती है जो जीवाणुओं को नष्ट ही कर देती है, उनके स्पोर को ही नष्ट कर देती है। क्लियर, अलग अलग प्रकार की औषधियों के बारे में अपन पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल समझेंगे कि कौन सी जीवाणुरोधी है, कौन सी जीवाणुनाशक है, कौन सी कृमिनाशक है। तो आप फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। तो फटाफट आप वीडियो को जो भी अपने साथी है, जो भी पशु परीक्षण की तैयारी करने वाले साथी हैं, उन सभी साथियों को आप शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारे साथी भी जुड़ सके और अपनी क्लास का लाभ ले सके। चलते हैं आगे, देखिएगा अपन आज बात करते हैं सामान्य पशु औषधियाँ। पशु औषधियों की अपन बात करते हैं तो देखिएगा, पहले अपने औषधि आती है जीवाणु रोधक। सबसे पहली जो अपनी औषधि आती है भैया वो आती है कौन सी, जीवाणु रोधक। और जीवाणु रोधक औषधि की अगर मैं बात करूं तो ये जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है, ये औषधि जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है लेकिन उनकी वृद्धि को रोक देती है, आगे उनको फैलने से रोक लेती है, ठीक है। ये नष्ट तो नहीं करती है लेकिन जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता है उसको रोक देती है, या इसको जीवाणु प्रतिरोधी, ठीक है। बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन फैल रहा है तो उसको रोकने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ये औषधि जीवाणुओं को नष्ट नहीं करती है लेकिन वृद्धि को रोक देती है, ठीक है। ऐसी अपने देखो बात कर लेते हैं, जैसे अपना बोरिक अम्ल, ये अपना बोरिक अम्ल है, ठीक है। इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो बोरिक अम्ल भी देख सकते हो आप किस प्रकार का होता है, सारी इमेजेस भी अपन ने यहाँ पे डाली है। बोरिक अम्ल का प्रयोग आप कर सकते हो। बोरिक अम्ल का प्रयोग करने से जितना, मान लीजिए कोई घाव है तो वो घाव भर तो नहीं सकता लेकिन वो घाव आगे फैलेगा नहीं, उसमें इन्फेक्शन नहीं फैलेगा या बैक्टीरियल के द्वारा उसमें मतलब वो खराब नहीं होगा, घाव खराब नहीं होगा, ये उसकी वृद्धि को रोक देगा। दूसरा, अपन कभी भी अपने अगर कोई घाव हो जाता है, लग जाती है, तो अपन डिटोल का प्रयोग कर लेते हैं ना। डिटोल अपने घाव को नहीं भरती लेकिन उस घाव को बचा लेती है, कहने का मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसको बचा लेती है। इसके अतिरिक्त अपन बात कर लेते हैं, देख लीजिएगा ये लाल दवा आपको दिख रही है, इसकी क्रिस्टलीय प्रकृति में चमकीली रूप में दानेदार होती है, ठीक है। उसको अपन घोल बना सकते हैं लाल दवा का। इसके अलावा अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, टिंचर आयोडीन। ये अपना हो गया क्या, टिंचर आयोडीन, ये अपनी लाल दवा, और ये अपना हो जाता है भैया टिंचर आयोडीन, टिंचर आयोडीन। क्लियर। तो इन सभी का प्रयोग करके अपन जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जा सकता है, बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, अच्छे तरीके से। बोरिक अम्ल हो गया, डिटोल हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया और अपने लाल दवा हो गई और टिंचर आयोडीन हो गया, इन सभी का अपन प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा ये तो हो गई अपनी जीवाणु रोधक। इसके बाद आ जाती है जीवाणु नाशक। ये जीवाणुओं को नष्ट कर देती है, रोगाणुनाशक अर्थात उनके स्पोर को ही नष्ट कर देती है, उनके बीजाणुओं को ही नष्ट कर देती है। इसकी अगर अपन बात कर लेते, देखो जीवाणुओं को नष्ट ही कर दिया जाता है, अगर इसका अपन प्रयोग करेंगे तो कीड़े मकोड़े जो भी हो वो मर जाएंगे। क्लियर, कहने का मतलब ये है, ये औषधियां जीवाणुओं को उनके बीजाणुओं सहित नष्ट कर देती है। वो तो उनकी वृद्धि को रोक रही थी, जो जीवाणु रोधक थी वो तो उनकी वृद्धि को रोक रही थी, ये क्या कर देगी, उनको नष्ट ही कर देगी, ठीक है। उदाहरण के लिए अपन बात कर ले, देखो फिनाइल, ये बैक्टीरियल को क्या कर देती है ना, नष्ट कर देती है। दूसरी बात कर लेते हैं अपन लाइसोल। तीसरी अपन बात कर लेते हैं कार्बोलिक अम्ल। तो ये तो अपना फिनॉल, ये फिनाइल हो गया, ये अपना लाइसोल हो गया और ये फिनॉल। फिनॉल को दूसरा नाम क्या है भैया, कार्बोलिक अम्ल भी इसको बोला जाता है। तो बताया जा सकता है इनका प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, जीवाणुओं को नष्ट कर सकते हैं। जीवाणु रोधक समझ में आ गई, वो केवल वृद्धि को रोकते हैं, और जीवाणु नाशक क्या कर देगी, ये उनको क्लियर ही कर देगी। डिटॉल हो गया, बोरिक अम्ल हो गया, टिंचर आयोडीन हो गया,
ठीक है, इनका प्रयोग करके तो अपन क्या कर सकते हैं भैया, जीवाणुओं की वृद्धि को रोक सकते हैं। लाइसोल, कार्बोलिक अम्ल और फिनाइल फिनॉल, फिनाइल फिनॉल अपन डालते हैं ना, फिनाइल का पोछा मार देते तो मक्खी नहीं बैठती, क्यों? क्योंकि यूं मान लीजिएगा वो बैक्टीरिया को क्या कर देती है, वहां से नष्ट कर देती है। क्लियर? तो इनका अपन प्रयोग कर लेंगे, ये अपनी जीवाणुनाशक औषधियां हो जाती है। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, देखो विरेचक, रेचक के लिए लैक्सेटिव प्रोगेटिव की बात कर लेते हैं अपन। ये क्या करते हैं भैया, रेचक का मतलब होता है दस्त लगाने वाली औषधियां, दस्त लगाने वाली औषधियां, दस्त लगाने वाली औषधियां। अगर इन औषधियों की मैं बात करूं तो भैया इनके प्रयोग से क्या होता है, मान लीजिएगा किसी पशु के बंद पड़ गया, ठीक है, उसके कब्ज वगैरह हो गई, तो उसको दूर करने के लिए रेचक औषधियों का प्रयोग या विरेचक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ये औषधियां जिन्हें खिलाने पर दस्त आने लगते हैं, पेट साफ करने के लिए या कब्ज को दूर करने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए इन औषधियों का प्रयोग किया जाता है। भैया कब्ज को दूर करने के लिए अपन ये काम में ले सकते हैं। देखो ये भी 3 प्रकार की होती है, एक तो हल्के रेचक हो गई, एक मृदु रेचक हो गई, है ना, एक भारी रेचक हो गए, मतलब उसके फटाफट दस्त हो जाएंगे। क्लियर? देखो हल्के रेचक या अपन बात कर लेते हैं सामान्य दस्त लगने के लिए। सामान्य दस्त लगने के लिए अपन हरे चारे का प्रयोग कर लेते हैं। अगर पशुओं को अपन हरा चारा खिला देते हैं तो उनमें जनरली दस्त भी हो जाते हैं। देख लेते हैं अपन हल्के दस्तों के लिए किस किस का प्रयोग करते हैं। हरा चारा का प्रयोग कर लो, या सल्फर का प्रयोग कर लो, गंधक का प्रयोग कर लो, सीरा, गन्ने से रस निकालने के बाद जो उसका वो कचरा बच जाता है उसका प्रयोग भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, गन्ने का अपशिष्ट, सीरा बोल दो या उसको प्रेसमड भी बोला जा सकता है, गन्ने का जो अपशिष्ट होता है, इनका अपन प्रयोग करके हल्के रेचक के रूप में या मृदु रेचक, हल्के रेचक के रूप में या साधारणतः जो दस्त होते हैं पशुओं में उसके लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे आ जाते हैं मृदु रेचक। ठीक है, इनकी अगर बात कर लें तो अगर पशु में बिना ऐठन युक्त बार बार दस्त खुलकर लगने के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं अपन, मृदु रेचक का प्रयोग कर लेते हैं। देखो मृदु रेचक के रूप में अपने आ जाता है एक तो कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल आ जाता है, अरंडी के तेल के साथ साथ अलसी का तेल आ जाता है। ठीक है, फ्लैक्स जो ऑयल होता है, ठीक है, क्योंकि अलसी का जो रेशा होता है उसको फ्लैक्स कहा जाता है, तो फ्लैक्स ऑयल हो जाएगा अपने। क्लियर? इसके बाद देखो सोडियम सल्फेट हो जाता है, ये रहा अपना सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। और उसके बाद आ जाता है अपने मैग्नीशियम सल्फेट, ये अपना रहा मैग्नीशियम सल्फेट। इनका प्रयोग करके अपन मृदु रेचक के रूप में, आपको पूछा जा सकता है निम्न में से हल्के रेचक है, ठीक है, या मृदु रेचक है, इनके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अगर आपको हल्के रेचक के रूप में पूछ ले तो अपन किस किस का प्रयोग कर सकते हैं हल्के रेचक के रूप में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो हरा चारा का प्रयोग अपन कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अपन हल्के रेचक के रूप में गंधक का प्रयोग कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अपन सीरा का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इनका प्रयोग तो अपन हल्के रेचक के रूप में करते हैं। मृदु रेचक के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है अरंडी का तेल। ठीक है, अरंडी का तेल हो गया, ये अलसी का तेल हो गया, और ये सोडियम सल्फेट हो गया, और मैग्नीशियम सल्फेट हो गया। आगे ये भी पढ़ेंगे इनकी कितनी कितनी मात्रा काम में ली जाती है, अच्छी तरीके से इनके उपयोग की विधियां भी अपन पढ़ लेंगे। क्लियर? तो इनका प्रयोग अपन मृदु रेचक के रूप में करते हैं। इसके बाद आ जाता है भैया तीव्र रेचक। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो फटाफट से क्या हो जाएगा, दस्त स्टार्ट हो जाएगी। इसका इंजेक्शन के रूप में भी अपनी प्रयोग कर सकते हैं या मुंह के द्वारा भी दिया जा सकता है। तीव्र रेचक देखो ऐठन युक्त बार बार दस्त और फटाफट दस्त करवाने पशु में तो किसका प्रयोग कर लेंगे अपन, क्रोटन के तेल का प्रयोग कर लिया जाता है, या बेरियम क्लोराइड। देखो ये तो क्रोटन ऑयल हो गया, क्रोटन तेल हो गया अपने, और ये अपना हो गया बेरियम क्लोराइड। ये अपना कौन सा हो जाता है, बेरियम क्लोराइड। तो इनका प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं भैया, पशुओं में तीव्र रेचक का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, निम्न में से मृदु रेचक है, निम्न में से हल्का रेचक है, या निम्न में से तीव्र रेचक है, तो अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। फिर बता रहा हूं, हल्के रेचक के रूप में अपन हरा चारा, हल्का मतलब हरा, हल्का मतलब हरा चारा आपको यूज करना है। सीरा यूज कर सकते हो, सल्फर या गंधक का आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इनका प्रयोग कर लोगे तो पशु में हल्के दस्त हो जाएंगे। मृदु रेचक मतलब एटन के साथ अगर दस्त हो रहे हैं, ठीक है, अगर उसका प्रयोग करोगे तो आप उसमें किसका प्रयोग करोगे, अरंडी के तेल का, अलसी के तेल का प्रयोग आप कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद
अगर आपको तीव्र रेचक के रूप में प्रयोग करना है तो क्रोटन के तेल का प्रयोग कर लोगे और बेरियम क्लोराइड का आप प्रयोग कर सकते हो। इनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। क्लियर भैया, बता सकते हैं। आगे देखते हैं, अपन बात करते हैं हाँ उत्तेजक औषधियां। वो दस्त लगने वाली होगी उत्तेजक। देखो ये क्या कर देती है भैया, उत्तेजना कर देती है, पशु में उत्तेजना उत्पन्न कर देती है। ठीक है, किसी भी चीज के लिए इसको भावुक कर देती है। ठीक है, कहने का मतलब अपन बात कर लेते हैं इनमें उत्तेजना उत्पन्न करने वाली औषधियों के बारे में। उत्तेजना का अनुभव करने वाली औषधियां, देखो इसमें आ जाती है अपने सबसे पहले एल्कोहल, अर्थात अपन ये मान लो नशे वाली जो दवाइयां हो गई, स्टिमुलेंट्स जिनको कहा जा सकता है। इसके अंदर अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, एल्कोहल। देखो ये रहा स्प्रिट, एल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद ये कपूर रहा, कपूर का प्रयोग कर सकते हैं। कैफीन, जो कॉफी में पाया जाता है कैफीन है ना, इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। ये किसका कार्य करते हैं, उत्तेजना का कार्य करते हैं। क्लियर भैया, तो इनका प्रयोग अपन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखो ये हो गई उत्तेजक औषधियां, अपन ने पढ़ ली। सबसे पहले अपन ने जीवाणु रोधक पढ़ी, जीवाणुनाशक पढ़ी, तीसरी रेचक वाली पढ़ी और चौथी अपन ने उत्तेजक औषधियां पढ़ ली। तो इनको आपको अच्छी तरीके से देखना है। क्लियर, आगे चले अपन देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे आ जाती है कृमिनाशक। वर्मीसाइड्स की अगर बात कर लेते हैं, जो कर्मियों को या परजीवियों को जो नष्ट करती है वो कौन सी हो जाती है, कृमिनाशक हो जाती है। इनका उपयोग देखो शरीर में उपस्थित आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए। अगर पेट में पशु के कीड़े हैं उनको मारने के लिए यूज किया जाएगा तो किनका किया जाएगा भैया, अपने नीला थोता। देखो आपको दिख रहा है नीला थोता। नीला थोता के अतिरिक्त अपन प्रयोग करते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट भी आपको दिख रहा है। ठीक है, इसका अपन प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखो ऑवरमेक्टिन, ये दे रखा अपने ऑवरमेक्टिन। ऑवरमेक्टिन के अतिरिक्त आप फिनोविक्स का प्रयोग भी इसमें कर सकते हो। इन सभी औषधियों का आप प्रयोग करके पशुओं के शरीर में पड़ने वाले कीड़ों को नष्ट किया जा सकता है। बता सकते हैं, वापस देख लीजिएगा। शरीर में उपस्थित आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले नीला थोता, उसके बाद फिनोविस, उसके बाद कॉपर सल्फेट और लास्ट में ऑवरमेक्टिन। इन सभी रसायनों का आप प्रयोग करके पेट के कीड़ों को मार सकते हो। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं अपन किन का प्रयोग किया जा सकता है। आगे आ जाते हैं कर्मिहारी। कर्मिहारी मतलब शरीर पे उपस्थित परजीवियों को नष्ट नहीं करती लेकिन बाहर निकाल देती। ये तो क्या था, पहले वाला तो अपन ने वर्मीसाइड पढ़ा था। देखो ये तो क्या कर रहा था, कृमिनाशक। ये तो अंदर कीड़े हैं उनको नष्ट ही कर रहा था, उनको मारकर बाहर निकाल रहा था। कर्मिहारी क्या करेगा, ये क्या करेगा भैया, उनको बाहर निकाल देगा, मतलब इनसे कब्जा छुड़ा लेगा, उनको बाहर कर देगा। ये शरीर में उपस्थित परजीवियों को नष्ट नहीं करती लेकिन बाहर निकाल देती है। कर्मिहारी कौन सी कहलाएगी भैया, जो परजीवियों को नष्ट तो नहीं करेगी लेकिन बॉडी से बाहर कर देगी, उनको अपन क्या बोलेंगे, कर्मिहारी औषधियां बोलेंगे। ठीक है, उसमें कॉपर सल्फेट हो गया अपना, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के अतिरिक्त निकोटीन सल्फेट हो गया, उसके अतिरिक्त अपने फेरस सल्फेट। सल्फेट युक्त जितने भी रसायन हैं उनका अपन प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं। कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट और फेरस सल्फेट का प्रयोग कर्मिहारी के रूप में किया जा सकता है। बता सकते हैं कर्मिहारी के रूप में किन किन औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। चलो आगे अपन बात कर लेते हैं कि भैया इनके अतिरिक्त अगर और अपन बात कर लेते हैं, ये अपनी कर्मिहारी होगी और कर्मिनाशक होगी। आगे कौन किस प्रकार की प्रतिजैविक एंटीबायोटिक मेडिसिन की बात कर लेते हैं। एंटीबायोटिक किसी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाली। चलो भैया प्रतिजैविक की बात कर लेते हैं। जीव द्वारा प्राप्त तथा अन्य जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। प्रतिजैविक जो औषधियां होती हैं वो अन्य जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सहायक होती है। इसमें अपन किसका प्रयोग करते हैं भैया, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग कर लेते हैं, पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग कर लेते हैं या फिर क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग कर लिया जाता है। ये एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जा सकता है, जो क्या कर लेती है भैया, अन्य जीवों की वृद्धि को रोकने में सहायक होती है। चलो इसके अतिरिक्त अपन एंटीबायोटिक के बाद अपन बात कर लेते हैं मर्दन तेल। मर्दन तेल की अगर अपन बात करें तो ये आ जाते हैं मालिश के तेल। मर्दन तेल बोल दो या मसाजिंग ऑयल बोल दीजिएगा। ठीक है, मसाज करने के लिए, पशुओं की चमड़ी पे लगाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देखो पशुओं की मालिश में काम आने वाले तेल कौन कौन से तेल, सबसे पता है कि ये तो जनरली अपन सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। मालिश के लिए सबसे ज़्यादा सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, तिल का तेल का प्रयोग कर सकते हैं और तारपीन का तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग मसाजिंग ऑयल के रूप में किया जाता है। बता सकते हैं कौन कौन से तेलों का प्रयोग मसाजिंग ऑयल के रूप में किया जाता है, सरसों के तेल का, तिल के तेल का और तारपीन के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं मर्दन तेल के बाद जवर रोधी। अगर बुखार हो गई,
ठीक है। बुखार हो गई तो बुखार में आपको पता है जनरली अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो टेम्परेचर को घटाने के लिए अपन कौन कौन सी औषधियों का या मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। तो बुखार में तापमान को कम करती है, इसके लिए एस्प्रिन का प्रयोग कर सकते हो, कुनेन का प्रयोग कर सकते हो, सिलिसैलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हो। ये क्या कर देती है भैया, बुखार में जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो टेम्परेचर को कम कर देती है। तो एस्प्रिन का प्रयोग कर लो, कुनेन का प्रयोग कर लो और सिलिसैलिक अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है और बुखार में टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। चलो आगे अपन बात करते हैं। इसके अलावा निश्चेतक, बेहोशी, अगर किसी पशु का ऑपरेशन वगैरह करना हो, ठीक है, या किसी का कोई ट्रीटमेंट वगैरह करना हो तो पशु को क्या कर दिया जाता है, बेहोश कर दिया जाता है। निश्चेतक के लिए बेहोशी लाने वाली औषधियाँ, इसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं, जनरली अपन क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई गुंडे वगैरह लूटने वगैरह आते हैं तो वो क्या करते हैं, रुमाल में क्लोरोफॉर्म रखते हैं और अपने नाक के लगा देते हैं। जैसे अपन क्लोरोफॉर्म को सूंघेंगे और अपन क्या हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। तो इसका प्रयोग पशुओं में भी किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ईथर का प्रयोग किया जाता है और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जा सकता है। इन गैसों का प्रयोग करके या इन रसायनों का प्रयोग करके पशु को बेहोशी में लाया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं, देखो दुर्गंधनाशी, गंधहारी, अगर किसी प्रकार की अपन को दुर्गंध आ रही है पशुशाला में, ठीक है, पशुशाला में अगर दुर्गंध आ रही है और वहां से दुर्गंध को दूर करना है तो जैसे अपन को पता है, आपको पता है कि जो कीचड़ निकालने वाले जो अपनी नालियां होती हैं, नालियों से कीचड़ निकाला जाता है तो उनमें आपको देखा होगा एक पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है और उस कीचड़ से बदबू नहीं आती। अपन को देखना आपने कभी भी व्हाइट पाउडर का, जैसे ये सफाई करने वाले आते हैं तो गलियों से जब सफाई करते हैं तो उस कीचड़ में एक पाउडर सा डालते हैं जिसके कारण उसमें बदबू नहीं आती। वो कौन सा पाउडर प्रयोग किया जाता है भैया, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। या इसके अतिरिक्त अपन किसका प्रयोग कर लेते हैं, फिनाइल का प्रयोग कर लेते हैं। फिनाइल के प्रयोग से भी बदबू नहीं आती है। ओके, ये हो गई दुर्गंधनाशी या गंधहारी। इसके बाद आ जाती है पीड़ाहारी। अगर आपको दर्द हो रहा है, एनागेलेसिस की बात कर लेते हैं, तो अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसके अंदर दर्द को कम करने के लिए कौन सी जो मेडिसिन उसका प्रयोग करना चाहिए। देखो दर्द को कम करने के लिए इनका उपयोग, पीड़ाहारी का, पीड़ा को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जा सकता है। अमोनिया का प्रयोग करने से दर्द कम हो सकता है। कपूर का प्रयोग किया जा सकता है, भांग का प्रयोग किया जा सकता है या एस्प्रिन का प्रयोग। ये भी क्या कर देती है, एक प्रकार से बॉडी में सुन्न कर देती है, ठीक है, सुन्न कर देती है तो अपन को दर्द का एहसास नहीं होता। क्लियर बताया जा सकता है। इन सभी का प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं भैया, अच्छी तरीके से पीड़ा को या दर्द को कम किया जा सकता है। अमोनिया, कपूर, भांग और एस्प्रिन का प्रयोग करके दर्द को कम किया जा सकता है। आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा वमनकारी, एमेटिस की बात कर लेते हैं। उल्टी लाने में सहायक, अगर मान लीजिएगा पेट में अपच हो रही है और अपने उल्टी नहीं हो रही है, अपना जी घबरा रहा है, उस समय अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, नमक का प्रयोग कर लीजिएगा, नीला थोथा का प्रयोग कर लीजिएगा या फिटकरी का प्रयोग कर लीजिएगा या फिर जिंक सल्फेट का प्रयोग कर लीजिएगा। इनका प्रयोग करने से उल्टी आ जाएगी, ठीक है, उल्टी आ जाएगी तो अपना जो जी घबरा रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उल्टी लाने के लिए वमनकारी के रूप में अपन किसका प्रयोग करते हैं, नमक, नीला थोथा, फिटकरी और जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। वमनकारी में फिर सुन लीजिएगा, नमक, नीला थोथा, फिटकरी और जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे अपन बात कर लेते हैं भैया अपने निद्रावह, नारकोटिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये नींद लाने में सहायक होती है, मतलब नशा कर देती है। ये भी क्या कर लेती है, अपना जो नर्वस सिस्टम होता है उसको बिल्कुल डीएक्टिव कर देती है। इसके लिए अपन बात कर लेते हैं, तो वही अपन ने बताया था, बेहोशी वाली क्लोरोफॉर्म, वही इथर आ गया, वही भांग आ गया, वह क्लोरल हाइड्रेट आ गया। यहाँ पे एक और चेंज हो गया, क्लोरल हाइड्रेट, इसका ध्यान रख लेना। बाकी वही थे जो बेहोशी में अपन ने काम में लिए थे, क्लोरोफॉर्म, इथर और भांग। इनका प्रयोग भी पीड़ाहारी के लिए भी काम में लिया जाता है। भांग का प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में काम में लेते हैं, क्लोरोफॉर्म और इथर का प्रयोग अपन बेहोशी में काम में ले रहे हैं। तो यहाँ निद्रावाहक के रूप में भी काम में, नारकोटिक्स के रूप में भी इनका काम में लिया जा सकता है, ठीक है, बता सकते हैं आराम से। चलो आगे अपन बात कर लेते हैं इसके अतिरिक्त किण्वनहारी, है ना, एंटीजाइमोटिक्स की बात कर लेते हैं। किण्वन को रोकती है। मान लीजिएगा कोई पदार्थ है तो उसके फर्मेंटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पेट दर्द व आफरा में गैसों का बनना रोकने के लिए दी जाती है। किण्वन रोकती है क्योंकि अंदर जो फर्मेंटेटिव हो जाता है उसको रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे खट्टापन बढ़ जाता है ना, अंदर किण्वन होने से खट्टापन बढ़ जाता है। एसिडिटी वगैरह या आफरा या गैसों को बनने से रोकने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या क्या आ जाते हैं अपने, बोरिक अम्ल आ जाता है और फॉर्मलिन आ जाता है। इनका प्रयोग कर लेते हैं जिसके कारण पेट में किसी प्रकार का कोई किण्वन नहीं होता और आफरा नहीं आता पशुओं में और किसी प्रकार की गैस नहीं बनती है। क्लियर। चलो भैया, इसके बाद अपन बात कर लेते हैं आगे स्तंभक।
स्तंभक की बात कर लेते हैं तो चोट लगने से प्रभावित स्राव को रोकने के लिए, मान लीजिएगा अगर बहता खून है तो उसको रोकने के लिए अपन किसका प्रयोग कर सकते हैं, उन रसायनों की अपन बात कर लेते हैं। स्तंभक के रूप में अपन फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि अपन नाई के जाते हैं तो अपन ये थोड़ा सा कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ नाई क्या करता है, फिटकरी लगा देता है। फिटकरी लगाने से क्या होता है, वहाँ पे रक्त स्तंभक ब्लड क्लॉट हो जाता है, मतलब वहाँ पे एक लेयर बन जाती है, उसके बाद रक्त बहना वहाँ से बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं, टिंचर आयोडीन का प्रयोग कर सकते हैं और अफीम व कत्था का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इनका प्रयोग करके अपन क्या कर सकते हैं, ब्लड को, बहते ब्लड को रोक सकते हैं। क्लियर भैया, बताया जा सकता है। आगे देखो, स्तंभक के बाद अपन बात कर लेते हैं कफरोधी। मान लीजिएगा आपके किसी प्रकार का कफ जम जाता है। ठीक है, ये औषधि श्वास नली फेफड़ों से कफ को बाहर निकालने का कार्य करती है। कफरोधी की बात कर लेते हैं तो ये क्या करती है भैया, अगर आपके फेफड़ों में या श्वास नली में कफ जम गया है तो उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। इसके लिए अपन बात कर लेते हैं तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, अफीम का प्रयोग किया जाता है और बेलाडेना का प्रयोग किया जाता है। इनके प्रयोग से क्या कर लिया जाता है भैया, अगर पशु की फेफड़ों में या श्वास नलिका में अगर कफ जम गया है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अमोनियम क्लोराइड, अफीम और बेलाडेना का प्रयोग किया जाता है। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, आगे देखिएगा प्रतिविषकारी एंटीडॉट्स की बात कर लेते हैं। विष के प्रभाव को कम करने वाली औषधियाँ। मान लीजिएगा किसी प्रकार का कोई जहर फैल जाता है, उस जहर को कम करने के लिए इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है। देखो, जहर को कम करने के लिए एट्रोपिन सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है, सोडा बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, साइनाइड विष के लिए लोह लवण। ठीक है, अगर साइनाइड अगर कोई जहर है, ठीक है, साइनाइड अगर कोई केमिकल है तो उसके लिए लोहे लवण मतलब फेरस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनका प्रयोग करके अपन जहर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं, देखिएगा गेसर वातसारी। मान लीजिएगा अपने पशुओं के पेट में अगर आफरा आ गया, आफरे को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, ये हानिकारक गैस से हरा चारा वगैरह खाने से पशुओं में बन जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए अपन प्रयोग करते हैं। देखो, ये आमाशय व आंतों में गैस का बनना कम करने व उससे बाहर निकालने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको हींग का प्रयोग करना है, सौंफ का प्रयोग करना है, जीरा का प्रयोग करना है, मेथी का प्रयोग करना है और अजवाइन का प्रयोग करना, और लास्ट में इथर का भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो ये सारी औषधियों का प्रयोग अपन कर सकते हैं। हींग का प्रयोग कर लेंगे, सौंफ, जीरा, मेथी और अजवाइन, ये तो अपने सभी के घरों में अवेलेबल अच्छी तरीके से हो जाती है। तो आप इन सभी का प्रयोग करके क्या कर सकते हो भैया, आफरा को कम कर सकते हो या हानिकारक गैसों को बनने से रोक सकते हो, या फिर गैसों को बाहर निकालने के लिए अच्छी तरीके से काम में ले सकते हो। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं, देखो परजीवी विघ्न। अगर बात कर लेते हैं पैरासाइटिक साइड्स की बात कर लेते हैं, वे औषधियाँ जो त्वचा के परजीवियों को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, परजीवी विघ्न की बात कर लेते हैं, पैरासाइटिक साइड्स की बात कर लेते हैं। तो अगर बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई परजीवी है, उसको नष्ट करने के लिए, जैसे चिचड़ी वगैरह मान लो, जो वगैरह मान लो, ठीक है, इनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मिथाइल पैराथियन। मिथाइल पैराथियन का प्रयोग कर लेंगे और कॉपर सल्फेट का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, और फिनाइल का प्रयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण त्वचा पर उपस्थित परजीवी क्या हो जाते हैं भैया, नष्ट हो जाते हैं। तो इन सभी का अपन प्रयोग कर सकते हैं। चलो, पैरासाइटिक साइड्स हो गए। इसके बाद अपन बात करते हैं सामक, सेडेक्टिव की बात कर लेते हैं, जो औषधि शरीर में शिथिलता लाकर दर्द को कम करती है, शरीर में शून्य ले आती है और दर्द को कम कर लेते हैं। ऑपरेशन के समय इनका प्रयोग किया जाता है। अतः तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को कम कर देती है। जो अपना नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम को क्या कर देती है भैया, डीएक्टिव कर देती है। इनके अंदर अगर अपन बात कर लेते हैं तो कपूर का प्रयोग किया जाता है, मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है और पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। कपूर, मॉर्फिन और पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है किसके लिए भैया, सामक के रूप में, शरीर में शिथिलता लाने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, या तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना को कम करने के लिए, या तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं तो उसको डीएक्टिव करने के लिए कपूर का प्रयोग कर लेंगे, मॉर्फिन का प्रयोग कर लेंगे, पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग कर लिया जाता है। अच्छी तरीके से बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा, हाँ भैया, धाक कास्टेक्स की बात कर लेते हैं। ये औषधियाँ सड़े गले उत्तकों को जलाकर नष्ट कर देती हैं। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है भैया, सड़े गले, मान लीजिएगा उत्तक आ गए या बाहर किसी प्रकार की कोई फंगल वगैरह लग गई तो उन उत्तकों को नष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, लाल दवा हो गई, जिंक सल्फेट हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बनिक अम्ल जिसको कहा सकता है, कास्टिक सोडा आ गया। ठीक है,
धावक जो सोडा अपने काम में लिया जाता है उनका प्रयोग करके अपन क्या करते हैं, सड़े गले जो उत्तक होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। क्लियर भैया। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं और औषधियों की। फिर आ जाती है भैया पशु औषधियों का जब अपन उपयोग कब किया जाता है, तो उपयोग की बात कर लेते हैं और कितनी प्रतिशत उनका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में अपन बातें कर लेते हैं। देखो फिनाइल की बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपना फिनाइल। पशुशाला को रोग मुक्त करने में 1% घोल का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छी तरीके से आपको देखना है। पहली चीज तो आपको औषधि का पता होना चाहिए, इस औषधि का यूज किस में किया जाता है वो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद इनकी जो क्वांटिटी है उसका आपको पता होना चाहिए। तो अगर पशुशाला को रोग मुक्त करना है तो फिनाइल के 1% घोल का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे भैया? फिनाइल के 1% घोल का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर। इसके बाद अगर अपन बात कर लेते हैं दूसरी, अगर एफएमडी रोग में खुरों को धोने के लिए, फुट एंड माउथ डिजीज में अगर खुर धोने हैं, पशु के पैरों को धोना है, तो भी 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग किया जाता है भैया? 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। चलो फिनाइल के दो प्रयोग तो हो गए, एक तो पशुशाला को रोग मुक्त करने के लिए 1% और एफएमडी रोग में पशुओं के खुरों या पैरों को धोने के लिए भी 1% प्रयोग करेंगे। इसके बाद परजीवियों को नष्ट करने के लिए, जो भार त्वचा के ऊपर किसी प्रकार के कोई जैसे जू चिचड़ी वगैरह है, अगर उनको नष्ट करना है तो इसके 1 से 2% घोल का प्रयोग कर लेंगे। इसके अलावा शरीर के घाव तथा अन्य कटे भागों को धोने के लिए भी इसके 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। जनरली इसके 1% घोल का, अगर परजीवियों का आपको नष्ट करना है तो 1 से 2% घोल के प्रयोग का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर भैया। ये तो हो गया फिनाइल। फिनाइल के बाद अपन बात कर लेते हैं, देखो कार्बोनिक अम्ल, या कार्बोनिक अम्ल के साथ साथ इसको क्या बोला जाता है? फिनॉल बोला जाता है। फिनाइल और फिनॉल अलग होता है भैया, अच्छी तरीके से देख लेना इनको। पशुशाला की सफाई में 5%। फिनाइल कितना था? फिनाइल था 1% और फिनॉल कितना आ रहा है भैया? 5%। अच्छी तरीके से देख लेना पशुशाला की सफाई में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है फिनॉल और फिनाइल में, और यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना काफी ज्यादा रहती है। तो पशुशाला की सफाई में फिनाइल का प्रयोग करते हैं 1% और फिनॉल का करते हैं 5%। पशु के घाव को धोने में इसका भी 1% करते हैं, परजीवियों को नष्ट करने में इसका भी 2% करते हैं, सांप व कुत्ते के काटने पर शुद्ध रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, प्योर पूरा का पूरा प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ जरूर ध्यान रख लेना पशुशाला की सफाई में फिनाइल 1% काम में लेते हैं और फिनॉल जो होता है वो 5% काम में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भैया, और इसको अच्छी तरीके से देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। चलो आगे अपन बात करते हैं, देखिएगा लाल दवा। लाल दवा की बात कर लेते हैं, तो लाल दवा की बात कर लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट की अपन बात कर लेते हैं। घाव धोने में इसके 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। घावों को धोने में कितना प्रयोग किया जाता है भैया? 1%। पशुशाला उपकरण व यंत्रों को धोने में भी 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। सांप व कुत्ते के काटने पर इसके 2% घोल का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर सांप और कुत्ता काट देता है तो इसके 2% घोल का क्या लगा देना चाहिए? इंजेक्शन लगा देना चाहिए। जहर को क्या कर देता है? कम कर देता है भैया। ओके चलो आगे बात करते हैं लाइसोल होता है, लाइसोसोल नहीं होता, लाइसोल। लाइसोल की बात कर लेते हैं, तो पशु के घाव धोने में 1%, लगभग 1 से 2% ही काम में लेते हैं। गर्भाशय को धोने में 1 से 2%, पशुशाला की सफाई में 1 से 2%, चिकित्सकीय उपकरण धोने में भी इसके 1 से 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो जनरली 1 से 2% ही काम में लेते हैं। अभी तक अपन ने 1 से 2% ही काम में लिया। केवल ध्यान रखना पशुशाला की सफाई करते समय जो फिनॉल काम में लिया जाता है वो 5% काम में लिया जाता है और फिनाइल 1% काम में लिया जाता है। आगे अपन बात कर लेते हैं, देखिएगा मैगसल्फ। गाय व भैंस के पेट को साफ करने में 250 से 400 ग्राम मात्रा इसकी काम में ली जाती है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैगसल्फ से मतलब आ गया मैग्नीशियम सल्फेट। क्या आ जाएगा भैया? मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 250 से 400 ग्राम। जवर कम करने हेतु इसकी 50 से 125 ग्राम मात्रा काम में ली जाती है। कितनी? 50 से 100, मतलब बुखार को कम करने के लिए इसकी 50 से 125 ग्राम मात्रा काम में ली जा सकती है। क्लियर। आगे देखते हैं अपन। हाँ भैया नीलाथोदा, CuSO4 की बात कर लेते हैं, कॉपर सल्फेट या नीलाथोते की बात कर लेते हो। आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए 1% घोल का प्रयोग किया जाता है।
एफएमडी रोग में खुरों को धोने के लिए भी इसका 1% घोल काम में लिया जाता है। दूषित चारागाह को धोने के लिए 2% इसके घोल का प्रयोग किया जाता है। जो चारागाह होता है अगर वो खराब हो जाता है तो उसको धोने के लिए इसके 2% घोल का प्रयोग किया जाता है। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, अपन आगे बात करते हैं इसकी फिनोविक्स, है ना, फिनोप्थियाइजीन की बात कर लेते हैं। तो नींबू जैसे पीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है भैया? फिनोविक्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसका जो रंग होता है वो नींबू जैसे पीले रंग का होता है। आत्रकृमि नष्ट करने हेतु गाय व भैंस को 30 से 45 ग्राम मात्रा दी जाती है। अंदर जो कीड़े पड़ जाते हैं उन पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए, आंत के कीड़ों को नष्ट करने के लिए गाय भैंस में इसकी 30 से 45 ग्राम मात्रा काम में ली जाती है। और बकरी की बात कर ले, भेड़ बकरी की बात कर लें तो 15 से 30 ग्राम मात्रा काम में ली जाती है। गाय भैंस में 30 से 45 और भेड़ बकरी में 15 से 30 ग्राम मात्रा काम में ली जाती है। किसके लिए? आंतों के कीड़ों को मारने के लिए काम में ली जाती है। बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिएगा, हाँ भैया, चलो, तो ये अपने विभिन्न प्रकार की औषधियों का अपन ने प्रयोग पढ़ लिया, कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं, कब कब इनका प्रयोग किया जाता है। तो किसी प्रकार की किसी को कोई प्रॉब्लम अच्छी तरीके से अपन बता सकते हैं कि भैया इनका कब प्रयोग किया जाता है, कौन सी औषधि किसके लिए काम में ली जाती है। तो अच्छी तरीके से आप वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। यही उम्मीद और आशा रहेगी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हो कि भैया कि सर ये प्रॉब्लम हमें इसमें आ रही है, तो आपका उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपने जो एनिमल डिजीज थे उनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब जो क्लास हुई है इसमें अपन ने जो जनरल मेडिसिन आती है, पशुओं की जो सामान्य औषधियाँ आती है उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया। क्लियर? तो बता सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।